गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एल्केन को बनाने के सारे मेथड देखे थे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो चलिए पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जनरली दो बातें देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी पर। तो आपको पता है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन चेयर हैं, वो वाटर इनसॉल्युबल है। हाइड्रोकार्बन वाटर में सॉल्युबल तभी होते हैं जब उनमें क्या हो, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो वाटर के साथ क्या बना दे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो। तो एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है जो वाटर के साथ, जैसे मान लीजिए मैं एथेन की बात करता हूं, तो इस एथेन में ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो वाटर के साथ क्या बनाता हो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो। तो इट मींस हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एल्केन है वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग में आप याद रखना कि कोई भी कार्बन चेन हो, ठीक है, तो ये कार्बन चेन बढ़ेगी तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, कम होगी। हाँ, अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्कोहल ले लेते हैं, तो एल्कोहल है, ये ग्रुप OH ग्रुप है, वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो इस पोर्शन की वजह से ये क्या है, वाटर सोल्यूबल होता है। लेकिन कार्बन चेन बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और एल्केन में तो सिर्फ कार्बन चेन है, और कार्बन चेन क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होती है। तो हम कह सकते हैं कि एल्केन क्या, वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे बेंजीन, ईथर वगैरह में ये सोल्युबल हो सकते हैं। तो हमारा वाटर के रिगार्डिंग अगर ये बात करें कि एल्केन वाटर में सोल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो वाटर में इनसॉल्युबल है और कार्बन चेन बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी और डिक्रीज होगी। तो ठीक है, कंक्लूजन क्या रहा कि एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसके अंदर आप दो चीजें देखेंगे। एक तो कार्बन चेन इंक्रीज होगी, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन। पहला कंटेंट तो ये रहा, ठीक है। दूसरी हम देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग के साथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ब्रांचिंग होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा खास होगा। इसमें खास बात क्या होगी, ब्रांचिंग तो हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, लेकिन ब्रांचिंग होने पर अगर उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री जनरेट हो जाती है, उसमें सिमेट्री क्रिएट हो जाती है, तो उनकी पैकिंग अच्छी होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इन रिगार्डिंग एल्केन। ये सारी बात कर रहे हैं एल्केन के रिगार्डिंग। तो इसमें लेकिन खास बात क्या, अगर सिमेट्री जनरेट हुई, इस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू सिमेट्रिक, या यूं कहें कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री जनरेट हो गई, तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी पैकेजिंग क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं जैसे पेंटेन की बात करते हैं, CH3 CH2 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 and CH3, this is N-pentane, 1 2 3 4 5 N-pentane, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं आइसोपेंटेन, CH3 CH CH3 CH2 and CH3, this is आइसोपेंटेन, ओके। तो ये मॉलिक्यूल फर्स्ट पेंटेन और ये मॉलिक्यूल सेकंड आइसोपेंटेन। और हम बात करते हैं नियोपेंटेन, CH3 CH3 और CH3। तो आप देख रहे हैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स में पहला स्ट्रक्चर क्या है, ये एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, और ये क्या है, नियोपेंटेन। रूल क्या बोलता है हमारा कि जब ब्रांचिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो ब्रांचिंग यहां बढ़ गई, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली इस थर्ड मॉलिक्यूल का, इस नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें एक सिमेट्री है। सिमेट्री, ऐसे मॉलिक्यूल अच्छे से पैक्ड हो जाते हैं और उनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, थर्ड मॉलिक्यूल का होगा, यानी नियोपेंटेन का होगा। उसके बाद एन पेंटेन, और सबसे कम किसका हो गया, आइसोपेंटेन। ये इसका ऑर्डर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिए। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता तो फिर क्या हमारा ऑर्डर क्या होता, सबसे ज्यादा कौन सा, किसका मेल्टिंग पॉइंट होता, एन पेंटेन,
नॉर्मल पेंटेन, उसके बाद में आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। लेकिन नियोपेंटेन सिमेट्रिक होने की वजह से इसकी पैकिंग अच्छे से होगी, और पैकिंग जब अच्छे से होती है तो उस केस में क्या बढ़ जाया करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट आपको याद रखना है। चलिए अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद में हम बात करते हैं। अच्छा, और दूसरा इसमें भी याद रखना कि ओड और इवन नंबर में क्या होता है, अगर सिमेट्री जिस मॉलिक्यूल में, अगर पास पास दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे इथेन और प्रोपेन की बात करें, एथेन और प्रोपेन की बात करते हैं, उस केस में अगर आपको पूछे कि एथेन और प्रोपेन में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो देखिए बात करते हैं। दिस इज मेथेन, फिर क्या होगा, इथेन, CH3 CH2 इथेन, CH3 CH3, और ये है प्रोपेन, CH3 CH2 एंड CH3, CH4, ये इथेन और ये प्रोपेन। तो अगर पास पास ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैं अलाइन करता हूं तो नो डाउट मेथेन से बड़ा चेन क्या है, इथेन का, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बहुत से इथेन के मॉलिक्यूल्स जो लीनियर होने की वजह से पास पास में क्या होंगे, अलाइंड हो जाएंगे, इनकी क्लोज पैकिंग क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये इस तरह के ट्विस्टिंग होने की वजह से, एंगल होने की वजह से प्रोपेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या नहीं होगी, पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। कार्बन ज्यादा होने के बावजूद भी इथेन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इथेन और प्रोपेन में से थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, हल्का सा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका हो जाता है, एथेन का हो जाता है। कारण क्या है, एथेन के मॉलिक्यूल की क्लोज पैकिंग होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये आपने मेल्टिंग पॉइंट के कंटेंट देखे। ठीक है, तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था, सॉल्युबिलिटी। तो वाटर में एल्केन्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं। दूसरी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट देखा, चेन बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रांचिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन ब्रांचिंग वाले में खास बात है, अगर ब्रांचिंग होने पर सिमेट्री क्रिएट हो जाती है मॉलिक्यूल में, तो उस केस में उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाया करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में अच्छे से क्लोज पैकिंग हो जाती है, उनको अलग करना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जनरली तीन बातों को डिस्कस करते हैं, दो हमने डिस्कस कर लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी होगी बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में सीधा सा कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, किसी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, बढ़ जाया करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको अलग करना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए मैं दो छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में अगर बात की जाए तो फिजिकल अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम क्या है, कम, सेम साइज के मान लो, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या, बहुत कम है, फिजिकल अट्रैक्शन क्या है, कम है। और इसी तरह से अगर मैं बड़े मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं इस तरह से, तो मॉलिक्यूल की साइज बढ़ने की वजह से उनमें क्या होगा, फिजिकल अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जब फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ गया तो उनको सेपरेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। इसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ है और सन है, इनमें से देखा जाए किसका अट्रैक्शन फोर्स, किसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता है, ऑब्वियसली साइज बड़ी है सन की, तो क्या होगा, उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा है। मून छोटा होने की वजह से उसका ग्रेविटेशन अर्थ से क्या है, और कम है। तो फिजिकल अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो साइज पे डिपेंड करते हैं। तो मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती है, मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी, जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन, और बड़ी साइज के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन, और बड़ी साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें देखिए सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पर रेंज इतनी रहती है, इतना अट्रैक्शन होता है, यहाँ अट्रैक्शन यहाँ से लेकर के इतना अट्रैक्शन हो रहा है। और इस केस में इनके मॉलिक्यूल्स जो देख रहे हैं इनमें फिजिकल अट्रैक्शन का रेंज बढ़ जाती है। तो अब बताइए फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा क्रिएट किन में हो रहा है, इन बड़ी साइज के मॉलिक्यूल्स में हो रहा है। तो अब इनको डिसोशिएट करने के लिए इनको इतने फोर्सेस को हटाना पड़ता है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए ये ए, बी और सी तीन अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स है, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सी का, उससे कम क्या होगा बी, और सबसे कम क्या होगा ए। तो सी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह क्या है, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है,
तो हमारा जो कंसेप्ट निकल के आता है वो क्या निकला, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, उन मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा जिनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो फर्स्ट हम याद रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज, और ऑब्वियसली कार्बन चेन बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं लिख देता हूं कार्बन चेन, कार्बन चेन। पहला कंटेंट्स हमारा ये क्लियर। दूसरी हम बात करते हैं ब्रांचिंग के रिगार्ड में, बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग में क्या रिलेशन होगा। देखिए अगर मैं यहां एक मॉलिक्यूल बनाता हूं इस तरह से 1 2 3 4 ब्यूटेन, और एक बनाता हूं आइसोब्यूटेन 1 2 3 एंड 4 आइसोब्यूटेन, ओके, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये चाहे तो आप हाइड्रोजन लगा दें, समझ में आ जाएगा आपको। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में जब क्या होता है कि ब्रांचिंग होने पर उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, ये याद रखेंगे। ब्रांचिंग होने पर किसी भी मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। अब बताइए ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में इनकी साइज बड़ी है तो ऑब्वियसली ऐसे मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऐसे ही आइसोब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स उनकी साइज छोटी होगी तो कंपैरेटिवली फिजिकल अट्रैक्शन क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं। तो ब्रांचिंग होने पर क्या डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो फिजिकल अट्रैक्शन भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या, ये ब्रांचिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो फिजिकल अट्रैक्शन भी कम हो जाएंगे, और फिजिकल अट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो उनको इजीली अलग किया जा सकता है। इट मींस उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। तो अब बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है, तो हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट मैं अभी बता देता हूं, एल्केन में इसको अप्लाई नहीं करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एल्केन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगर एल्केन के अलावा कोई दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल ROH, तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में क्या हो सकता है, इस तरह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाया करती है इस तरह से। तो उनको अब एक्स्ट्रा एक अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, फिजिकल अट्रैक्शन तो था ही, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और क्रिएट हो गई है। अब इनको डिसोशिएट करना थोड़ा टफ हो गया, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन एल्केन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फैक्टर इफेक्टिव नहीं है। लेकिन हमको अभी साथ साथ पढ़ लेना है कि बॉइलिंग पॉइंट इन चीजों पर भी डिपेंड करता है। किस पर, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करेगा, ओके। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, एल्केन के रिगार्डिंग हम क्या बात करते हैं, दो बातें याद रखेंगे, क्या, कार्बन चेन बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन आइसोमर्स है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उनमें क्या होगा, ब्रांचिंग होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, उनमें बताइए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, अगर इनकी बात की जाए कि ये पूछा जाए कि आपसे कि बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप बताएंगे ऑर्डर क्या होगा, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा फर्स्ट का। क्यों, क्योंकि ये अनब्रांच्ड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, अप्रोक्सीमेटली मास भी सेम है, लेकिन ये ब्रांचिंग नहीं होने की वजह से सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद सेकंड और सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, थर्ड का। तो ये आपने ऑर्डर बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज
एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। आपको ये तो मैंने स्टार्टिंग में जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि एल्केन में एल्केन का नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, पैराफिन। पैराफिन मीन्स क्या होता है, लेस रिएक्टिव, यानी एल्केन लेस रिएक्टिव होती है, इतनी रिएक्टिव नेचर की नहीं होती। फिर भी इनकी हम कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, कुछ कंडीशंस में इनकी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस पर डिस्कस करते हैं। सबसे खास जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एल्केन का हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। चलिए सबसे पहले हैलोजिनेशन पर डिस्कस करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजन से रिएक्शन करता है और हेलो एल्केन्स बनाता है। ये हमने जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी तब भी देखा, लेकिन जनरली एल्केन है जो भी रिएक्शन देता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू देता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन देता है। जनरली रिएक्शंस इसकी होती हैं वो कैसी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो ये हमने जब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन का जब भी आप हैलोजिनेशन कराएंगे, हैलोजिनेशन, तो हेलो एल्केन बनता है, एल्केन और उस पर क्या लगता है, हैलाइड, हेलो एल्केन बनता है। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि हैलोजिनेशन हम कौन कौन सी कंडीशन में कराते हैं। तो पहली कंडीशन हमने देखा कि कोई भी हैलोजन है वो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट, सनलाइट हो सकती है, अल्ट्रावायलेट हो सकता है, फोटोन HNO लिख सकते हैं हम। ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, ये हैलोजिनेशन करवाना होता है। ये एक हैलोजन है, वो एल्केन के एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा और हैलोजन उसकी जगह पर आ जाएगा। तो एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्केन अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। दूसरी कंडीशन अगर ये नहीं ले तो जनरली आपकी जो सिलेबस में जो रिएक्शंस होती हैं उसमें ये आएगा SO2Cl2, ये कंडीशन आई है। सल्फ्यूरल क्लोराइड तो क्या होगा, यहां पर एल्काइल क्लोराइड Cl आ सकता है, सेम वही तरीका वही होगा। या फिर तीसरी कंडीशन आपको जनरली देगा NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, तो ये ब्रोमो हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, X की जगह क्या आ जाएगा, Br लिख देंगे। तो ये जो जनरली तो फर्स्ट रिएक्शन इस तरह से पूछी जाती है, कैसे होंगे कि वो डिस्कस करते हैं। अभी आपको पता चल जाए कि एल्केन पर जब आपको हैलोजिनेशन करानी होती है, हैलोजन इंट्रोड्यूस करना होता है H को निकाल करके, ये एल्केन है RH, अगर मैं इस H को हटाने के लिए और कोई हैलोजन लगाना चाहता हूं तो मैं क्या क्या रिएजेंट ले सकता हूं, मैं जनरली ये रिएजेंट लूंगा और ये क्या करेंगे, H को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हैलोजन से, और ये कौन से मैकेनिज्म से होंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होंगे। तो चलिए इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्केन का हैलोजिनेशन के लिए कौन सी कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं। कोई भी हैलोजन लाइट की प्रेजेंस में, या सल्फ्यूरल क्लोराइड, या एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड क्या होता है वो स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। देखिए ये सक्सिनिक एसिड ले लेते हैं हम, सक्सिनिक एसिड CO, ओके, ये सक्सिनिक एसिड। अगर मैं इस पर अमोनिया की रिएक्शन करा देता हूं, ये रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये एमाइड में कन्वर्ट होता है और ये होगा NH2, ये सक्सिनामाइड, ओके। और जब मैं इसको हीट करता हूं तो यहां से एक अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, उस केस में ये इस तरह से इमाइड बनता है, अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट हो जाएगा और यहां पर ये क्या बन गया, अमाइड बना। और मैं इसकी बेस से रिएक्शन करा करके या फिर कोई भी तरीके से यहाँ पर मैं इसको Br इंट्रोड्यूस कर दूं, एन पर ये H की जगह अगर मैं Br लेके आता हूँ, इस तरह से Br हो, ब्रोमो अगर ग्रुप लगा हो तो हम इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन पे क्या लगा, ब्रोमो और सक्सिनिमाइड, दिस इज एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है। तो ये हम इस NBS की प्रेजेंस में भी क्या है, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम और इस पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होती है। देखिए इसकी मैकेनिज्म हमने बात की थी। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेके देखता हूँ, मीथेन पर आपको मैं अप्लाई करता हूँ इस चीज को।
कोई भी हेलोजन है वो लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपको पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जितने भी क्लीवेज होते हैं वो होमोलाइटिक होते हैं, और ये क्या बनेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बना लेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स चेन रिएक्शन के थ्रू क्या हो गए, जितने भी फर्दर डिसोसिएशन होते हैं, एक बार फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद में जितने भी डिसोसिएशन होते हैं वो सब कैसे होते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज होते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, ये वाला बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिल जाएगा, तो ये क्या बना देंगे, दो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, HCl, और आपको एक नया फ्री रेडिकल मिल गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, और ये बहुत रिएक्टिव है। और मिथाइल रिएक्टिव क्या करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल है, वो दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, और इसमें फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक फ्री रेडिकल इस पर आएगा, एक फ्री रेडिकल इस पर आएगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कर देंगे। तो जब रिएक्शन करेंगे दो फ्री रेडिकल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3Cl, यानी अल्काइल हैलाइड क्लोरोमीथेन बन गया, और दूसरा जो फ्री रेडिकल है वो आपको फिर इस तरह से आपको मिल गया। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे मेथेन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, फिर क्या बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl बन जाएगा, ठीक है, और मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे Cl2 से रिएक्शन कर करके क्लोरोमीथेन और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनाएगा। इस तरह से ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारा का सारा मिथेन और Cl2 रिएक्शन करके क्या नहीं बना दे, CH3Cl ना बना दे। रिमेनिंग लास्ट में क्या है, एंडिंग में क्या होगा, कोई भी बचे हुए दो फ्री रेडिकल्स आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और रिएक्शन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था। और ये देखिए बचे हुए दो फ्री रेडिकल्स, जैसे मान लीजिए दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बच गए तो क्या बना देगा, Cl2 बना देगा, या एक मिथाइल और एक क्लोरीन बच गया तो क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, या दो मिथाइल बन गए तो दो एथेन बन जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो जो स्टार्टिंग है ये इनिशिएशन रिएक्शन, देन प्रोपेगेशन और फिर टर्मिनेशन, स्टॉप हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म है। अपने वो मैकेनिज्म आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दी है। ऐसी सिंपल रिएक्शन में आपको डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए। तो लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। तो ये आपने एक सिंपल सी मैकेनिज्म देखी। अब देखिए इसमें सबसे खास बात क्या होगी, अगर मैं आपको ये दे रहा हूं, एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं CH3 CH2 एंड CH3, इस पर मैं Cl2 से रिएक्शन करने के लिए दे रहा हूं लाइट की प्रेजेंस में। तो देखा था आपने इससे पहले मैकेनिज्म पढ़ी थी, तो CH4 था तो कार्बन में फ्री रेडिकल्स जनरेट हुआ था। तो इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं क्या, एक तो जब इंटरमीडिएट बनेगा तो दो तरह के फ्री रेडिकल्स जनरेट हो सकते हैं। एक तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स बन सकता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर ये प्राइमरी फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है। जब मैकेनिज्म हमने पढ़ ली तो पता चल गया था कि इंटरमीडिएट इस तरह से दो बन सकते हैं। तो हमको बड़ा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ा शॉर्ट में ही हमारे माइंड में सेटअप होना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो ये तो सबको क्लियर है कि हेलोजिनेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं कि दो तरह की फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं, या तो प्राइमरी या फिर क्या हो सकता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है। अब आप लोगों को मैंने फ्री रेडिकल्स पढ़ाया है, हमने फ्री रेडिकल्स डिस्कस किया है। आपको पता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, कौन से टाइप की फ्री रेडिकल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपने देखा कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, प्राइमरी के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसके रिगार्डिंग बनेगा तो वो भी फ्री रेडिकल वो भी जनरेट होगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट होगा इसके रिगार्डिंग होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब क्लोरीन फ्री रेडिकल जुड़ता है तो जो मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CHCl और CH3। ये 2 क्लोरोप्रोपेन हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, न कि 1 क्लोरोप्रोपेन। बनता तो ये भी है। तो विच इज योर मेन प्रोडक्ट, दिस वन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो प्रोपेन का जब आप हेलोजिनेशन कराते हैं तो मोनो हेलोजन प्रोडक्ट जब बनता है, मोनो हैलाइड्स बनेगा, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जब प्रोपेन का आप हेलोजिनेशन करा रहे हैं तो कितने मोनो क्लोरो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप 2 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये अलग बात है, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये कम बनेगा। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा कितने % बनेगा तो क्या करेंगे।
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा कितने % बनता है, तो फिर हमको कैसे आंसर देना है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को बेस बनाकर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए ये तो पता चल गया कि मेजर प्रोडक्ट जल्दी यहाँ से इस मैकेनिज्म से होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो यहाँ ज़्यादा जुड़ना चाहेगा। ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट। अब किसका कितना % बनेगा उसके लिए देखते हैं। तो जब हम इसका हैलोजिनेशन का जब रेशियो निकालते हैं, जब इन केस ऑफ क्लोरीनेशन तो आपको पता है कि अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड हुआ, अगर टर्सरी कार्बन हुआ तो सबसे पहले उससे हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या होता है और ज्यादा स्टेबल होता है। अभी आपने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल्स कौन सा था, सेकेंडरी। अगर मान लीजिए पहले एक एग्जांपल लेके और मैं बताता हूँ, फिर परसेंटेज की बात करते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल होता, ठीक है, तो अब आप उसको अगर क्लोरीनेशन कर रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे होते हैं, क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे होते हैं Cl2 से लाइट की प्रेजेंस में, तो देखिए तो इसमें 3 कंडीशंस हो सकती थी। पहली कंडीशन 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स मिलता, यानी यहां से ये निकलता और मुझे यहां पर फ्री रेडिकल मिलता। ओके, एक कंडीशन क्या हो सकती थी, यहां से H निकलता, मैं इस H को ऐसे दिखा देता हूं, ये निकलता और उस केस में क्या मिलता, मुझे सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलता। और एक अगली कंडीशन क्या थी, ये प्राइमरी कहीं से भी अगर आप मान लीजिए यहां से निकालते तो क्या बनता है, ये H को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, CH2H को ये मिलता और यहां से प्राइमरी फ्री रेडिकल्स बनता। तो इन तीनों में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा है, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और रेजोनेंस होता तो और वो रेजोनेंस वाला। तो इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनने के होते हैं चांसेस, इसलिए ये रिएक्शन सबसे पहले यहाँ होना चाहिए। Cl कौन सी जगह को सबसे पहले फास्ट इसको हटाएगा और 3 डिग्री प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। किसके कितने % बनेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जाए हैलोजिनेशन में, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो आप याद रखेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन जिसमें होगा सबसे पहले वो रिप्लेस होगा, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, देन 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, मैं अभी कार्बन फ्री रेडिकल का नाम नहीं ले रहा हूं, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं इसलिए वो 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा तो वो सबसे पहले निकलेगा हाइड्रोजन, ताकि सबसे स्टेबल प्रोडक्ट यानी 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स बन जाए। तो हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, तो हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सबसे पहले कहां से हाइड्रोजन निकलेगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा, जैसे CH3, CH3, CH3 एंड H। तो ये कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1st डिग्री हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन 3 डिग्री है। तो अगर पहले कोई निकलेगा तो ये निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसके निकलते ही यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कौन सा बनेगा, टर्सरी, और टर्सरी फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, स्टेबल। तो कुछ निकलने के बाद में जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल बनती है वो काम पहले होगा। तो यानी इस रिएक्शन में सबसे पहले कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, इसमें है नहीं तो फिर बचा कौन सा, 1st डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा हैलोजिनेशन के लिए, आपको ये ऑर्डर याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 डिग्री हाइड्रोजन, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, देन 1st डिग्री हाइड्रोजन। बोलो ये बात क्लियर है। चलिए ये तो हो गया एल्केन के रिगार्डिंग में, और हैलोजन के रिगार्डिंग बात करते हैं। हैलोजन के रिगार्डिंग अगर बात की जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रिगार्डिंग टू हैलोजन, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल आपस में छोटी साइज होने की वजह से, फ्लोरीन की साइज क्या होने से, छोटी साइज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करें, जल्दी से टूट जाएगा। इवन इसकी रिएक्शन तो एक्सप्लोजिव होती, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती हैं, तो इतनी इजीली हो भी नहीं पाती, बहुत फास्ट ये रिएक्शन होती है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा, फ्लोरीन
फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट होगा, देन क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और देन आयोडीनेशन। तो याद रखना कि हैलोजिनेशन का जो ऑर्डर है हमने दो तरीके से बात की, एक तो एल्केन के रिगार्डिंग और एक हैलोजन के रिगार्डिंग। एल्केन के रिगार्डिंग आपने देखा होगा कि 3 हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो कर रहा था, और हैलोजन के रिगार्डिंग आप देखेंगे कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 2 ऑर्डर हैं। अब चलिए ये ऑर्डर सीखने के बाद में हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना % बनेगा। तो जेईई में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उस केस में आपको ये याद होना चाहिए। तो याद रखना सबसे पहले आपको ये, इन केस ऑफ क्लोरीनेशन, जब क्लोरीनेशन होता है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन निकलने का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो ये याद रखना, 5 × 3.8 और रेशियो 5:3.8 1। ये आपको रेशियो याद रखना है। जब क्लोरीनेशन होता है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन से 5 टाइम्स, कंपेरेटिवली 2 डिग्री के 5 टाइम्स, 2 डिग्री 3.8 और ये 1। यानी अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन निकलने के चांसेस 1 है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन निकलने के चांसेस कितने, उससे 5 टाइम्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस रेशियो के बिहाफ पर अपन क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। और यही काम अगर ब्रोमिनेशन के रिगार्डिंग हो, ब्रोमिनेशन ये मैं बता रहा हूं क्लोरीनेशन का रेशियो। ब्रोमिनेशन के केस में क्या होगा, ये 1600 टाइम्स फास्ट होगा। तो ये सेकेंडरी कितना होगा, 82, और ये कितना होगा, 1। अगर प्राइमरी ब्रोमिनेशन, प्राइमरी हाइड्रोजन निकलने पर अगर ब्रोमिनेशन की परसेंटेज 1 है तो टर्सरी निकलने पर कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। यानी इससे 1600 टाइम्स फास्ट रिएक्शन शो करेगा कौन, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये आपको ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर पहले ही बता चुका हूं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन फर्स्ट निकल रहा है, फास्ट निकल रहा है। तो प्राइमरी के कंपैरिजन में अगर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो कितना टाइम्स फास्ट हो रहा है, 1600 टाइम्स फास्ट हो रहा है। उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इतना ज्यादा चांसेस है बनने के। तो अब परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कितना क्या परसेंटेज बनेगा। तो हम बात करते हैं क्लोरीनेशन का ही एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3, CH2 और CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, तो आपके पास 2 तरह के चांसेस हैं, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने को पहले निकलता है सेकेंडरी से, तो ये CH3, CHCl और CH3। ओके, और हम बात कर रहे हैं दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्राइमरी, CH3, CH2, CH2 और Cl, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन और ये क्या, 1 क्लोरोप्रोपेन। ये हमने देखा। अब किसका परसेंटेज कितना होगा ये हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन जब यहां से निकल रहा है तो उसके चांसेस कितने हैं, 3.8, और सेकेंडरी हाइड्रोजन है कितने, 2। तो देखिए सेकेंडरी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, 2 डिग्री हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करता हूं कि कितने हाइड्रोजन है सेकेंडरी मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2, और एक का रेशियो कितना, 3.8। तो आप क्या लिखेंगे, 3.8 × 2। देख रहे हैं आप, 2 हाइड्रोजन है और सेकेंडरी होने के चांसेस कितने होते हैं, 3.8, और ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो बताइए आप क्या लिखेंगे, 7.6। ठीक है, इसी तरह से प्राइमरी हाइड्रोजन देखिए 3 और 3 इधर, 6 प्राइमरी हाइड्रोजन के रिगार्डिंग। तो आपको पता है कि टोटल हाइड्रोजन कितने, 6, और एक का रेशियो कितना होता है, 1। प्राइमरी का रेशियो कितना होता है क्लोरीनेशन के रेस्पेक्ट में, 1। तो टोटल कैलकुलेशन कितना आ गया, 6। ये सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में और ये प्राइमरी के रेस्पेक्ट में। तो अब टोटल सम बताइए, टोटल कितना हो गया, कितना हुआ टोटल। इन दोनों को आप ऐड कीजिए, 13.6 ये टोटल है। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। सेकेंडरी
हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर आप परसेंटेज निकालते हैं कि परसेंटेज यील्ड है, कितना प्रोडक्ट बनना है, तो आप देखिए सेकेंडरी का टोटल कितना हुआ 7.6 और टोटल कितना, टोटल 13.6 इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये 56% के आसपास बनता है, 55.9%। ये सेकेंडरी हाइड्रोजन इतना परसेंट बनेगा, यहाँ पर ये कितना बनेगा 55.9% बनेगा। और प्राइमरी हाइड्रोजन का यील्ड निकालना है, प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद में 1 क्लोरो प्रोडक्ट बनता है, उसका परसेंटेज कितना होगा, तो वो निकालेंगे। 1 क्लोरो हाइड्रोजन निकलने पर कितना आ रहा था 6 और टोटल कितना 13.6 इंटू 100 परसेंटेज निकालें, तो ये कितना आएगा, इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 44.1% आ जाता है। तो बताइए ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, 44.1% बनेगा, और ये कितना बन रहा है 55.9% बन रहा है। तो इस तरह से हम क्या निकाला करते हैं कि परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है 3 + 3 6 और प्राइमरी हाइड्रोजन का वेटेज कितना है 1, तो हम 6 इंटू 1 6, ओके। और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं 2, और क्लोरीनेशन के लिए इसका वेटेज कितना है 3.8, तो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 3.8 कितना हुआ 7.6 हुआ। इनका अगर हमने सम किया तो टोटल कितना आ रहा है 13.6। अब आप इसके रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट जब रिएक्शन हो रही है तो परसेंटेज यानी ये प्रोडक्ट बनने के चांसेस कितने होंगे, तो आप इस तरह से परसेंटेज निकाल के बता सकते हैं 55.9% यानी 56% प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 क्लोरोप्रोपेन कितना बनेगा 56% बनेगा, और 44% क्या बनना है 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है। इस तरह से आप ब्रोमिनेशन और या क्लोरीनेशन के परसेंटेज बता सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। ये आपने देखा परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसमें छोटी सी बात और देख लेते हैं। इसमें फ्लोरीनेशन बहुत ही एक्सप्लोजिव नेचर का, फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो फ्लोरीनेशन जब कराते हैं तो इनर्ट मीडियम में कराते हैं। फ्लोरीनेशन कैसे कराएंगे, इनर्ट मीडियम में डायरेक्ट फ्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन इनर्ट मीडियम लेंगे या तो नाइट्रोजन लेंगे ताकि इसको कंट्रोल कर सके, या फिर क्या करेंगे कोई आर्गन इस तरह से इनर्ट गैस लेंगे। तो इस केस में हम क्या करा सकते हैं, फ्लोरीनेशन करा सकते हैं। लेकिन फ्लोरीनेशन के लिए आपको क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी, इनर्ट मीडियम लेना पड़ेगा, या फिर फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए हम स्वार्ट रिएक्शन को यूज करते हैं। स्वार्ट, ये स्वार्ट रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। स्वार्ट एल्किल हैलाइड नेक्स्ट चैप्टर में हम बाद में बात करते हैं। ये इसमें एल्काइल हैलाइड है, कोई भी हैलोजन है इसमें, उसको हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं कोई दूसरे फ्लोरेटिंग एजेंट के थ्रू, जैसे AgF, Hg2F2, और इसमें हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस करके फ्लोरोएल्केन बनाते हैं और AgCl या AgX बाहर निकल जाता है। तो फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, या तो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन करते हैं, लेकिन मीडियम क्या होगा, इनर्ट होगा नाइट्रोजन की प्रेजेंस में। नाइट्रोजन इनर्ट मीडियम क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड होता है, 2 नाइट्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। इसलिए नाइट्रोजन गैस है कैसे बिहेव करता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव नेचर शो करता है, इनर्ट मीडियम प्रोवाइड कराता है। और आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन आपको पता है ये इनोबल गैसेज हैं, ये भी तो इनर्ट होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल का जो ऑक्टेंट है कंप्लीट है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये भी क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन से भी फ्लोरोएल्केन बना सकते हैं। कंडीशन क्या होगी हमने डिस्कस किया, या फिर हम स्वार्ट रिएक्शन के थ्रू फ्लोरोएल्केन बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, आयोडीनेशन की थोड़ी बात करते हैं। अगर आपने आयोडीनेशन करवाया, आयोडीन से रिएक्शन कराई, कोई भी एल्केन लिया, अगर मैं इसकी आयोडीनेशन कराता हूं तो ये एल्काइल आयोडाइड और HI बनता है। लेकिन HI रिड्यूसिंग नेचर होने की वजह से क्या करेगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, ये इसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम बनाना है, मैक्सिमम यील्ड चाहिए, इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोकनी है, तो आपको क्या करना होगा, इस HI को ठिकाने पर लगाना होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में को प्रोडक्ट क्या बन रहा है HI, और HI आपको पता है कैसी नेचर शो करता है,
रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। आपको पता है HI रिएक्शन करेगा, HI इस तरह से H2 प्लस I2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, रिडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस HI को जब तक आप इसको किसी और काम में इन्वॉल्व नहीं करा दोगे, अगर इसको यहाँ पर अवेलेबल है तो डेफिनेटली इसका रिडक्शन करेगा तो वापस एल्केन बन जाएगा। एल्केन बनते ही वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो अगर आपको इसकी प्रोडक्ट यानी इसकी यील्ड बढ़ानी है तो आप इसको ठिकाने लगाओगे। तो इसलिए अगर आप आयोडीनेशन कराते हैं, रिवर्सिबिलिटी को रोकना चाहते हैं, तो इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3, HNO3, HgO, इस तरह के कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, HiO3 जो है ये HI से रिएक्शन करके, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी इसको क्या होगा कि रिडक्शन करने के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गए हैं, ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको, ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाएंगे और इस तरह से I2 प्लस H2 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। तो अब ये HI नहीं रहा, HiO3 से रिएक्शन करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो चुका है, I2 फॉर्म में आ चुका है। अगर इस फॉर्म में रहता तो डेफिनेटली ये रिड्यूसिंग शो करता, नेचर शो करता और एल्किल आयोडाइड को रिड्यूस करके वापस उसी फॉर्म में भेज देता जिस फॉर्म से आया था। अगर आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया तो क्या करेगा, HI इस आयोडो एल्केन को रिड्यूस कर देगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो हम क्या लेंगे, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे ताकि ये HI उसको रिड्यूस कर सके और एक I2 और ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसका क्या होगा, प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा, इसको आप नोट कीजिए। अब इसके बाद में और रिएक्शन देखते हैं। चलिए, तो ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है पहली, काफी इंपॉर्टेंट है, ये है हैलोजिनेशन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो हम कराते हैं कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं, HNO3। तो आप देखिए HNO3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये HNO3 है। ठीक है, जब इसका आप डिसोसिएशन कराते हैं फ्री रेडिकल, आपको पता है सारी की सारी रिएक्शन कैसी होंगी, होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। तो ये बॉन्ड इस तरह से टूटेंगे। ओके, और मैं एल्केन लेता हूं, इस तरह से कोई भी एल्केन ले रहा हूं, यहां से ये बॉन्ड मैं डिस्कनेक्ट करता हूं इस तरह से, तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो बताइए ये OH और ये H, ये तो वाटर बना लेगा और ये N इस कार्बन फ्री रेडिकल पे जुड़ेगा। तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, नाइट्रो एल्केन प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेगा, RCH2, इस पर ये नाइट्रोजन जुड़ता है तो क्या बनेगा, NO2। तो नाइट्रो एल्केन बन जाते हैं। ओके, और यहाँ से OH और H ये क्या है, निकल जाता है। तो आप देखिए ये टेम्परेचर की प्रेजेंस में टेम्परेचर देना पड़ता है इसको। तो अगर मैं कोई भी एल्केन लेता हूँ, सपोज कीजिए मैंने ये प्रोपेन लिया, ठीक है, और मैं इस पर कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में 673 केल्विन टेम्परेचर पर इसको मैं करवा रहा हूँ। तो मुझे क्या क्या चांसेस बनेंगे प्रोडक्ट बनने के, एक तो सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, एक तो 2 नाइट्रोप्रोपेन बन सकता है, एक क्या बन सकता है, 1 नाइट्रोप्रोपेन बन सकता है। ठीक है, और कभी कभी क्या चांस होंगे, ये बॉन्ड भी डिसोशिएट हो सकते हैं, कार्बन कार्बन ये इधर से इधर। तो एक तो इथाइल फ्री रेडिकल्स और एक मिथाइल फ्री रेडिकल्स भी बन सकता है। तो उस केस में मुझे इथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा तो उस पर ना NO2 ग्रुप जुड़ सकता है, और अगर मिथाइल हुआ तो उस पर भी NO2 जुड़ सकता है। तो इस तरह से मिक्सचर बनते हैं, नाइट्रो एल्केन के मिक्सचर बनते हैं। क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रोप्रोपेन बन सकता है, 1 नाइट्रोप्रोपेन बन सकता है, नाइट्रो इथेन बन सकता है, नाइट्रो मीथेन बन सकता है। तो इस तरह से नाइट्रेशन करवाने पर आपको एक मिक्सचर मिल सकता है। अगर आपने ये कंडीशन के अलावा ये कंडीशन करवा देते हैं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं,
तो ये रिएक्शन थोड़ी और इजी हो जाएगी और टेम्परेचर और कम होगा। 523 केल्विन पर भी ये रिएक्शन हो सकती है। प्रोडक्ट उसी तरीके से बनेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, कार्बन फ्री रेडिकल्स बनेंगे, नाइट्रो जो ग्रुप है वो फ्री रेडिकल के थ्रू इसमें जुड़ेगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के अलावा अगर चेन ब्रेक हो जाती है तो फ्रैक्शंस में छोटे नाइट्रो एल्केन भी मिल सकते हैं। इट मीन्स यूं कहा जा सकता है कि ये एक मिक्सचर बनेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। रिएक्शन मैकेनिज्म का तरीका वही है जो हैलोजिनेशन का है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी एल्केन का वही होगा। सबसे पहले टर्सरी हाइड्रोजन निकलने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद में एक रिएक्शन और देखते हैं, सल्फोनेशन। जैसे नाइट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक इसी तरह से हम क्या करवाते हैं, सल्फोनेशन कराते हैं। सल्फोनेशन में देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि नाइट्रेशन के लिए ये कंडीशन होती है। सल्फोनेशन के लिए याद है हमने डिस्कस की थी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बात की थी कि जब भी नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या लेते हैं, HNO3 प्लस H2SO4 लेते हैं। याद आ रहा है कुछ? और हम बात कर रहे थे सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन के लिए हमने क्या लिया था, H2SO4 लिया था। क्या लिया था, H2SO4। तो H2SO4, चलिए हम रिएक्शन की हेडिंग लगाते हैं सल्फोनेशन। पहले तो ये लिख देते हैं सल्फोनेशन। और किसका सल्फोनेशन करा रहे हैं, एल्केन का सल्फोनेशन करा रहे हैं। ये लो एल्केन सल्फोनेशन कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। ये लो H2SO4। ओके, अगर लाइट की प्रेजेंस में अगर हम इसको डिसोशिएट करते हैं तो ये मान लीजिए यहाँ से अगर डिस्कनेक्ट होता है तो एक फ्री रेडिकल ये और एक फ्री रेडिकल ये बनता है। और यहाँ से अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ तो एक फ्री रेडिकल ये और एक कार्बन फ्री रेडिकल्स बनता है। तो H और OH निकल के H2O बना रहे हैं, माइनस H2O निकल जाता है। तो फिर बताइए इस कार्बन फ्री रेडिकल पर क्या सल्फर फ्री रेडिकल जुड़ जाता है तो क्या बनेगा, R और उससे क्या जुड़ा, SO2 और OH। और इसी को बुक्स में कैसे लिख देते हैं, RSO3H, सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो एल्केन का सल्फोनेशन करवाने पर सल्फोनिक एसिड बनते हैं और इसमें भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही रहेगा। सबसे पहले कौन रिएक्शन देगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन और देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूं आपको इस तरह से। अगर मैंने यहां लिखा CS3 और CS3, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। दिस इज आइसोब्यूटेन। अगर मैं आइसोब्यूटेन को H2SO4 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 को साथ ट्रीटेड करता हूं, हल्का सा टेम्परेचर दे करके, थोड़ा सा प्रेशर भी दे सकते हैं, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि टर्सरी हाइड्रोजन सबसे पहले रिप्लेस होगा, टर्सरी फ्री रेडिकल्स जनरेट होगा और प्रोडक्ट हमारा बनेगा इस तरह से SO3H प्लस H2। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता है इसको। इस तरह से सल्फोनेशन हम करवाते हैं। तो चलिए सल्फोनेशन हमने देखा। आज की क्लास में हमने क्या देखा, हैलोजिनेशन कैसे कराते हैं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, कितनी परसेंटेज यील्ड बनेगी, हमने देखा। इन पे अच्छे खासे सवाल बनते हैं। उसके बाद में 2 नॉर्मल रिएक्शन देखी, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम और 2-4 रिएक्शन देखते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एल्कीन की। थैंक यू।